नमस्कार, सिटी लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इधर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले के बदनावर क्षेत्र के ग्राम छायल में लगने वाली नई फैक्ट्री का वर्चुअल भूमि पूजन किया। 50 एकड़ जमीन में लगने वाली इस फैक्ट्री में 5 सालों में 250 करोड़ रुपए का निवेश कर इको फ्रेंडली कपड़ा कारखाना तैयार होगा, जिसमें 12,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री और बदनावर विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के प्रयास से इलाके को तीसरे उद्योग की सौगात मिली है। कारखाना पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली और उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस है। उस उद्योग की स्थापना बड़ी संख्या में महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। बारह 12,000 से रोजगार मिलेगा आने वाले 5 वर्षों में। और हर्ष का विषय ये है, इसमें महिला स्वावलंबन में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम पर लाइव आए, युवाओं से मुखातिब हुए, प्रदेश की बेटियों से चर्चा की। सीएम शिवराज ने दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की। इंस्टाग्राम पर लाइव आने के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि उनका यह पहला अनुभव था। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 पिलर हैं। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश में सड़कों का हमने शानदार जाल बिछाया है, लेकिन अब नर्मदा एक्सप्रेस वे हम बनाने वाले हैं। अटल एक्सप्रेस वे चंबल ग्वालियर संभाग में हम बनाने वाले हैं। नंबर 2, अगर आप एजुकेशन में देखेंगे, सीएम राइज स्कूल एक नई कल्पना है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रबंध, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये 4 पिलर है जिस पर हम काम कर रहे हैं। एमपी में सीएम और पूर्व सीएम के बीच सवाल जवाब का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से फिर सवाल पूछा। कहा कि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती है। कांग्रेस के वचन पत्र में कमलनाथ ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास को प्रोत्साहित करेंगे, रियायती ब्याज दरों पर 5 साल बैंक लोन देंगे। लेकिन 1.25 साल में कांग्रेस ने क्या किया? वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज से सवाल किया कि सीएम शिवराज भगवान से कम डरें और झूठी घोषणाएं करना बंद कर दें। और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाके झूठ बोलें, वादे करें, वचन दें और फिर जवाब भी ना दें। अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारी, वो भी ना बताएं। कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया था। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शिवपुरी पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं, बिना झूठ बोले उनका खाना हजम नहीं होता। सीएम शिवराज मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं, वो खुद पहले 190 महीने का हिसाब जनता को दें। और हमारी बहन, मेरी मार्गदर्शक आदरणीय, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। 215 दिन भाजपा की सरकार रही, जिसमें से 190 महीने हमारी सरकार 15 महीने की थी, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। मेरे से वे 15 महीने का हिसाब मांग रहे। सागर में विकास यात्रा के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर चुटकी ली। मंत्री भार्गव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसी आए तो उनसे पूछना कि इस बार कितने में बिकोगे। भार्गव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पूरी नाटक मंडली है। इस बार चुनाव में 10 से 11 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीतेगी। रहली विधानसभा में अगर विपक्ष का विधायक बना तो 1 साल में आप सब हलकान हो जाएंगे। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में आयोजित विकास यात्रा में मंत्री गोपाल भार्गव बोल रहे थे। रहली से ही मंत्री गोपाल भार्गव विधायक हैं।
तो अब तो मुश्किल से चुनाव का जो 4 सीटें ज्यादा आई गई थी, उसके बाद में 2 अंकों में सिमट जाएगा। 10 से 11 नहीं, 10 से 11 नहीं होंगे, 10 के ऊपर नहीं। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले ओबीसी आयोग अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए। दरअसल उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट में सर्वाधिक दूध देने वाले पशुओं के मालिकों को पुरस्कृत किए जाने का कार्यक्रम आयोजित था, जहां गौरीशंकर बिसेन ने पशुपालक किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। गौरीशंकर ने कहा कि राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी का डीएनए तो विदेशी है, जिसका डीएनए भारत का होगा वही तिरंगा फहराएगा। राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ाकर ढोंग कर रहे हैं। यहाँ का अनाज कर दो, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते। यहाँ से वंदे मातरम बोलते हो, अंदर तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हो। मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी को हिंदुस्तान रहने का अनुमति नहीं होना चाहिए और ऐसे राजद्रोही को देश के बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने शादी नहीं किया तो एहसान करा हमारे पास, कौन है रुका? दाढ़ी बढ़ाना ढोंग कर। बीजेपी सांसद और बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे ने सीएम भूपेश पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने किए वादों को आज तक पूरा नहीं कर सकी। केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 16 लाख मकान बनाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। आखिर कब तक सरकार राज्यांश देगी? छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाली सीएम भूपेश बघेल ने राज्यसभा में राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, रंजीता रंजन को भेजा। उन्हें हटाकर उनके स्थान पर बस्तर और सरगुजा के लोगों को कब राज्यसभा भेजा जाएगा? पहला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री आवास में 16 लाख मकान बनना था, आपने छत्तीसगढ़ से राज्यांश नहीं दिया। आज गरीब आशा में है कि आप उस राज्यांश को जल्द जमा करेंगे। आप कब जमा करने वाले हैं उसकी कृपया बताएं तिथि। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को वर्तमान बजट सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस सांसद पर सदन की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगा है। मामले पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि रजनी अशोक राव पाटिल सदन में कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करती हुई पाई गई, जो कि गंभीर मामला है। धनखड़ ने कहा कि विशेषाधिकार समिति पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें सख्त से सख्त सजा देना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें जानबूझकर कुछ नहीं किया। 27 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रही है। इसमें पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत की अगुवाई में सरकार को आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर घेरने की तैयारी है। बार बार लिए जा रहे कर्ज को भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा। कांग्रेस विधायक और कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत का कहना है कि उन्हें कर्ज में डूबी सरकार के बजट से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार को बताना होगा कि इतना कर्ज लिया क्यों जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को उसका शासनकाल याद करना चाहिए। आपको मालूम है कितना कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर? 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्जा मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर है, और जितना टोटल कर्जा दोनों राज्यों के ऊपर होता था उससे ज्यादा लगभग 28 से 30 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार ब्याज भर रही है। कौन सा स्वर्णिम मध्य प्रदेश हुआ? अभी अगर मान लीजिए विकास कार्यों के लिए और योजनाओं के लिए कर्ज लेकर, हमारे पास इतनी साख हमारी गुडविल है हमारे मुख्यमंत्री जी की, कर्ज लेकर अगर डेवलपमेंट करके वापस हम कर्ज वापस कर सकते हैं तो फिर क्या हर्ज है? छत्तीसगढ़ में ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या में इजाफा करेगा। क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या को 1 से बढ़ाकर 2 करने और जिला कार्यालय की संख्या को भी 1 से बढ़ाकर 5 करने का फैसला लिया गया। इसी सिलसिले में एमपी और छत्तीसगढ़ के ईपीएफओ आयुक्त पंकज कुमार को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जिला कार्यालय बिलासपुर और क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में ईपीएफओ के कर्मचारियों से बातचीत की। इसके अलावा रायपुर में कर्मचारी प्रतिनिधि और क्षेत्रीय समिति के सदस्यों के साथ बैठक भी की। बैठक में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए। सभी प्रतिनिधियों का कहना था कि क्लेम सेटलमेंट के अलावा दूसरे सभी जरूरी काम में काफी देरी होती है, जिसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए।
चुनावी साल में इंदौर में 3200 एकड़ पर प्रस्तावित इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अब तेजी से काम शुरू हो गया। सांसद किसानों से चर्चा कर बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सांसद शंकर लालवानी ने गुजरात के गांधीनगर की तर्ज पर गिफ्ट सिटी विकसित करने का सुझाव दिया, जिसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई कंपनियां काम कर रही हैं। लैंड पूलिंग के कई मॉडल्स पर चर्चा की जा रही है। जो भी इसमें आवश्यक होगा उस सब सामूहिक रूप से बैठकर चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसे बड़े गांव नहीं है, कुछ गांव नहीं, कुछ स्थानों पर मकान जरूर है। तो मैंने ये कहा हम सभी से चर्चा करके सभी लोगों से बात करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। गोवर्धन पीठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में धर्म सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व, आरक्षण, सनातनी वर्ण व्यवस्था, अयोध्या में मस्जिद और असली नकली शंकराचार्य के मुद्दे पर बेबाकी से अपने बयान दिए। शंकराचार्य उनको किसने कहा? उनके गुरु नाम आप नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा हूँ। उनके गुरु जी ने अपने गद्दी पर किसी को उत्तराधिकारी बनाया क्या? उनके गुरु जी ने अच्छा एकाएक शरीर छूटा, ये भी नहीं। 99 वर्ष की आयु में उनके गुरु जी का शरीर छूटा, 1-2 दिन में नहीं, एकाएक शरीर छूट गया भी नहीं। उन्होंने तो किसी को अपनी गद्दी दी नहीं। अब प्रश्न उठता है, कोई शंकराचार्य बन के घूम रहे और शंकराचार्य के नाम पर असली भी कोई हो, असली भी हो, मान लीजिए असली उनका अभिषेक कर दिया, अगर असली भी मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं तो हमारी दृष्टि में वो शंकराचार्य होते हुए भी मानने योग्य नहीं। आरक्षण के नाम पर अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर पहुंचेगा तो देश का बंटाढार होगा। इन 5 दोष में कोई भूल निकालिए, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, और क्या हमने कहा प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता। देश परतंत्र हो जाएगा आरक्षण के चपेट में अगर हो ही रहा। मुसलमानों को लाके बसा रहे हैं, मुसलमान उनके भरोसे रहेंगे, उनको वोट देंगे, अंत में अपने पाँव पर सर पे कुल्हाड़ा मार रहे या नहीं? ऐसा क्या? अब उनकी बेटी उनके पोती को ले गए या नहीं? जाति पात मिटाव में यही होगा ना। तो लाभ किसको, हानि किसको? अदूरदर्शिता है। आजकल को बताइए, जितने राजनीतिक दल हैं चर्चित, सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से कौन राजनीतिक दल मुक्त है? मुसलमान सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप जानकारी लीजिए। हाँ, मैं लगभग 28-29 साल पहले गया, वहाँ के मुसलमान लोग आए, उन्होंने कहा हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे, मुसलमानों के शासनकाल में बलपूर्वक उनको मुसलमान बनाया गया, रोटी बेटी का संबंध हमारा आपस का ही है, हम गोमांस का सेवन नहीं करते, हमको अपनी कुल देवी का ज्ञान है, हम अपने कुल देवी की पूजा करना चाहते हैं। हमने उनकी कुल देवी के मंदिर के लिए शिलान्यास किया, जाकर देख सकते हैं, कुल देवी हैं प्रतिष्ठित भव्य मंदिर में, हजारों की संख्या में। हमने कहा जब रोटी बेटी आपस में है ही, गोमांस का सेवन नहीं करते, क्षत्रिय हो जाइए, क्षत्रिय हैं, आप देख सकते हैं व्यापार में जाकर। देश में छिड़े सिद्धि और विज्ञान के बहस के बीच छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम की तरह लोगों का भविष्य, समस्या और समाधान बताने का दावा एक बाबा कर रहे हैं। अभी आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री शक्ति के सदगढ़ में हैं, जहां दूर दूर से लोग चावल लेकर आ रहे हैं। चावल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री का दावा है कि लोग अपने घर से एक मुट्ठी चावल और लाल रंग का मदार का फूल लेकर आते हैं, जिसे देखकर आचार्य नरेंद्र उनका नाम, जन्म तिथि और उनकी समस्याएं बता देते हैं। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी उन्हें बताते हैं। 7 तारीख को 1:29 बाद होगी महादशा है। चावल वाले बाबा के नाम से पूरे भारत देश में जाना जाता है, और चावल देख करके लोगों का भविष्य के बारे में बताना और भविष्य की जानकारियां दे करके उन समस्याओं का निराकरण को भी बताया जाता है। शिव नवरात्रि प्रारंभ होते ही बाबा महाकाल के दरबार में आज से जश्न शुरू हो गया। आज बाबा के दरबार में 11 पंडितों द्वारा विशेष रूप से मंत्रोच्चार कर शिव नवरात्रि पर्व शुरू किया गया।
आज से बाबा का रोजाना कई रूपों में श्रृंगार होगा और महाशिवरात्रि पर महाकाल की शादी कराई जाएगी। शिव नवरात्रि के पहले दिन आज महाकाल को विशेष वस्त्रों और भांग के श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया जाएगा। आज शिव नवरात्रि के पहले दिन बाबा का साकार रूप में श्रृंगार किया गया। महाकाल के दरबार में विवाह का उत्सव मनाया गया। शिव नवरात्रि उत्सव 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल में ही मनाया जाता है। बता दें कि उज्जैन में 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाएगा। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना, जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में चतुर्थ विशाल 121 कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा, जहां पर 121 वर वधु एक साथ 7 फेरे लेंगे। बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कन्याओं के विवाह के पहले वर और वधु पक्षों को शादी के कपड़े उपलब्ध कराए, जिसमें दूल्हे को शेरवानी और दुल्हन को लहंगा दिया गया। अपनी शादी के बारे में बताती हुई बिना पिता की 2 बेटियां कह रही हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक पिता की तरह उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की। काफी सारा दान दहेज भी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। मम्मी काम करती हैं, भैया लोग भी थोड़ी बहुत बताई करते हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत खर्चा चल जाता है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, तो इसीलिए मम्मी ने वहाँ पे फॉर्म डाला है। लहंगा मिला है, पास मिला है और सामान में 151 का सामान है, बर्तन सेट, सोफ़ा और डबल बेड। 121 शादी हो रही है, जिसमें हमारी बहन भी शामिल है और मैं चाहता हूं कि आगे ऐसे ही गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का जो अवसर दिया गया है वो हमेशा जो है होता रहे और कृपा गुरुजी की बनी रहे। 13 फरवरी को कमलनाथ छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम जा रहे हैं, जिसको सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आते ही कांग्रेस को भगवान याद आने लगे हैं। कमलनाथ अगर बागेश्वर धाम के भक्त हैं तो वे यहाँ पहले क्यों नहीं आए? कमलनाथ बुंदेलखंड में अपनी सियासी जमीन तलाशना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ के बागेश्वर धाम आने की खबर पर खुश हैं। कांग्रेस नेताओं के माने तो कमलनाथ धार्मिक और आस्थावान व्यक्ति हैं और भगवान हनुमान के भक्त हैं। बीजेपी भले ही इसे सियासी चश्मे से देखे, तो ये उनका नजरिया है। मैं इसको ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है और ये कई जगह होता है। पिछली बार महाराज जी के साथ में जब यहाँ पर कथा का कार्यक्रम हुआ था, मेरे यहाँ भी ये निर्धन कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम हुआ था। ये हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए उनकी एक जनसभा है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में अजयगढ़ में, तो उस जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद तो उन्होंने सोचा होगा कि अब बागेश्वर धाम बड़ा स्थान है, तो वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कि कमलनाथ जी के बारे में तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है, पूरा भारत देश जानता है। ऐसे व्यक्ति जो 15 महीने के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में वो सीएम रहे, और आप जानते हैं कि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, देश है, और हमारे किसान भाई जब कहीं ओलावृष्टि हो जाती थी, कहीं कोई दुख दर्द में होता था, कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो कभी वो नहीं आते थे। भोपाल के दशहरा मैदान में जुटे जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों ने मांग की है कि धर्मांतरित आदिवासियों को डिलिस्ट किया जाए। लोगों का कहना है कि धर्मांतरण के बाद भी ऐसे लोग जनजातीय वनवासी आदिवासियों को मिल रहे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में धर्मांतरित आदिवासियों को डिलिस्टिंग की जाए। इस संबंध में संविधान की धारा 342 के संशोधन की भी मांग उठाई गई। जिस भी जनजाति समुदाय के व्यक्ति ने अपनी परंपरा, विशिष्ट परंपरा जिसके कारण उसको जनजाति संविधान ने कहा, उसको छोड़ दिया और अन्य धर्मों में चला गया, उसको जनजाति की सूची से बाहर निकालना, उसको जनजाति का किसी प्रकार का भी लाभ संवैधानिक रूप से ना मिले, यह मांग लेकर ये पूरा जनजाति समुदाय यहाँ पर आया। धर्मांतरित आदिवासी समाज को डिलिस्ट करने को लेकर जनजातीय मंच ने भोपाल में प्रदर्शन किया, जिसका फग्गन सिंह कुलस्ते ने समर्थन किया। कहा कि धर्मांतरित आदिवासियों को डिलिस्ट किया जाए, साथ ही कहा कि पूरे मामले पर कानून बनाया जाए। कुलस्ते ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस को हर मामले पर राजनीति दिखती है, बीजेपी आदिवासियों के साथ खड़ी है। वाला कहीं का भी कोई भी ट्राइबल है
तो सबके सामने ये जो कठिनाई और बहुत तेज गति से इस प्रकार के जो लोग पहले हमारे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का आप देखने उदाहरण देख सकते हैं, झारखंड में देख सकते हैं और भी दूसरे प्रदेशों के अंदर और मध्य प्रदेश में भी, तो इसके लिए सख्ती से कानून बनाने की आवश्यकता है। राजधानी भोपाल में आयोजित जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग को वन मंत्री विजय शाह ने सही बताया। विजय शाह ने कहा कि जनजातीय समाज की सुरक्षा के लिए पद भी त्याग करना पड़े तो सबसे पहला नाम विजय शाह का होगा। लोग अगर सड़कों पर उतरेंगे तो हम भी उनका साथ देंगे। धर्मांतरण हमारी संस्कृति पर प्रहार है, इसीलिए धर्मांतरण के बाद आरक्षण के खिलाफ और संविधान में संशोधन को लेकर घर घर तक जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान का 8 से 10% भाग अनुसूचित जनजाति का है कि अगर अभी भी हम नहीं चेते, अभी भी हम नहीं जागे, तो वो दिन दूर नहीं जब जनजाति का अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जबलपुर के शास्त्री नगर इलाके में ग्रीन बेल्ट में बसा दी गई कॉलोनियों को राज्य सरकार ने अवैध करार दे दिया, जिसके विरोध में आज जमकर हंगामा हुआ। शास्त्री नगर में अवनी विहार और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले सैकड़ों लोग सड़क पर जमा हो गए, जिन्होंने मकान तोड़ने की कार्रवाई का विरोध जताया। लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां और खसरे की नकल दिखाकर जमीनों पर मालिकाना हक दिखाया और कहा कि अगर बिल्डर्स ने ग्रीन बेल्ट में कॉलोनी बसाई है तो कार्रवाई आम लोगों की जगह बिल्डर्स पर होनी चाहिए। हंगामा बढ़ने पर जबलपुर के महापौर, नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता मौके पर पहुंचे। हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई आज नहीं की, लेकिन अफसरों से ने कहा कि उन्हें शासन के निर्देशों के मुताबिक ग्रीन बेल्ट से अवैध निर्माण हटाने हैं। वे सीधे 3 दिन के भीतर तोड़ने की कार्रवाई के पहले हमको बहुत अच्छे से इन 1000 परिवारों के साथ बैठ के समझना पड़ेगा, संवेदनशीलता दिखानी होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई करना चाहिए। लोगों से जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद मैंने प्रशासन को बताया कि हकीकत क्या है, इसमें बैठिए, बैठ के चर्चा करिए और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अधिवेशन के लिए कांग्रेस सब्जेक्ट कमेटी घोषित कर दी गई है। कमेटी में स्टीयरिंग कमेटी के सभी सदस्य शामिल हैं। सभी पीसीसी चीफ और सीएलपी लीडर इसमें शामिल किए गए हैं। कमेटी में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हैं। 24 फरवरी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसी अधिवेशन को लेकर कांग्रेस ने कमेटी घोषित कर दी है और इस कमेटी में पीसीसी सभी चीफ हैं और सीएलपी लीडर शामिल हैं। स्टीयरिंग कमेटी के सभी सदस्य शामिल किए गए हैं। सभी पीसीसी चीफ और सीएलपी लीडर शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस कमेटी में शामिल हैं। आपको बता दें कि 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या में इजाफा करेगा। क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या को 1 से बढ़ाकर 2 करने और जिला कार्यालय की संख्या को भी 1 से बढ़ाकर 5 करने का फैसला किया गया। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ईपीएफओ आयुक्त पंकज कुमार 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जिला कार्यालय बिलासपुर और क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में ईपीएफओ के कर्मचारियों से बातचीत की। इसके अलावा रायपुर में कर्मचारी प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय समिति सदस्यों के साथ बैठक भी की। छत्तीसगढ़ में एक ही रीजनल ऑफिस है। वी वांट टू इंक्रीज एटलीस्ट 2 रीजनल ऑफिस एंड कपल ऑफ मोर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, क्योंकि जितने ज़्यादा रीजनल ऑफिस खुलेंगे उतना ज़्यादा यहाँ के वर्कर्स को सर्विस एट डोर स्टेप होगा। ईपीएफओ का जो मेन मकसद है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, तो उनकी भविष्य के लिए हम लोग देख रहे हैं। हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ हुआ है, विजन 2047, मतलब 25 साल लुक अहेड। उसमें भी हमारा ये है कि हम रीजनल ऑफिसेज ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। ये मेन मीटिंग इसीलिए की गई थी, सबको बुलाया गया था और उनसे चर्चा इसी पे की गई कि कैसे मेंबरशिप को बढ़ाएं, कैसे लोगों को कवरेज करें ताकि और बेटर उपलब्धियां दी जा सके। आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पलाश चंदेल ने अपने खिलाफ हुई एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। पलाश चंदेल ने अपनी रिट पिटीशन में कहा था कि युवती ने झूठा आरोप लगाया है, जिस पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता पीड़ित युवती को नोटिस तामीली कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया।
एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दुष्कर्म को आरोपी जितेंद्र बघेल की जमानत की सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने आश्चर्य जताया। अधिवक्ता संगीता ने कहा कि जितेंद्र को फंसाया जा रहा है, वास्तव में दुष्कर्म हुआ ही नहीं, सहमति से संबंध बनाया गया, इसका वीडियो भी बनाया गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये कैसे संभव है, जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है वही उसका वीडियो बना रही है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को आदेश दिया कि केस की जांच अफसरों को वीडियो सीडी के साथ बुलाया जाए, इसे कहीं भी बिना सेव किए पुलिस की निगरानी में देखने के बाद तय करें कि वास्तव में दुष्कर्म की घटना है या फिर सहमति से संबंध बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि घोटाले की जांच रिपोर्ट में जिन अफसरों को जिम्मेदार बताया गया उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच करने वाली आईएएस नेहा मराविया ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसे हाईकोर्ट ने याचिका में शामिल करने के निर्देश दिए। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका भोपाल के भूपेंद्र प्रजापति ने दायर की है। एमपी में खसरा यानी मीजल्स ने दस्तक दे दी है। इंदौर में बीते एक हफ्ते के अंदर 11 मरीज मिले हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर सर्वे कर रहा है। लोगों को मीजल्स की वैक्सीन लगाने को कहा जा रहा। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में खजराना, सदर बाजार, चंदन नगर, जूनी, इंदौर, आजाद नगर शामिल है। स्वास्थ्य विभाग जांच में पुष्टि होने के बाद ही इन बच्चों को जरूरी दवाओं के साथ विटामिन ए के डोज भी शुरू करेगी, ताकि संक्रमण होने से होने वाला प्रभाव कम किया जा सके। हम कह रहे हैं कि 99% बच्चों को लग रहा है, एक आध बच्चा ऐसा छूटता है ना, बहुत रेयरली इनमें जो पॉपुलेशन है यहाँ पर रेयरली छूट रहे, तो कोशिश कर रहे हैं, समझा रहा है। हमारे एक भी टीका नहीं लगाया, सिर्फ कभी ये डर है कि बुखार आ जाएगा इस वजह से नहीं लगाना, या कुछ मन में भ्रम पैदा कर लिया कि हम नहीं लगाना चाहते। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएंगे और बोलेंगे, और लेकिन मेरे को भी आज थोड़ा सा लगा ऐसा कि बच्चे उनको नहीं लगा पा रहे, लेकिन जो भी लोग आएंगे उनको समझाएंगे। गुना के सकतपुर में बीते 3 दिन से सूअरों की हो रही मौत से हड़कंप मच गया है। खुले मैदान में इनके शव फेंके जाने से दुर्गंध के कारण आसपास के लोग परेशान हैं। कई लोग बीमार हो चुके हैं, जिन्हें इलाज कराना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसी बड़ी बीमारी के फैलने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर रोज यहाँ 100 से 150 सूअर की मौत हो रही है। इसी मामले में लापरवाही भी देखी जा रही है। मृतक सूअरों को बिना दफनाए खुले में फेंका जा रहा है। दरअसल यहाँ नगर पालिका की ओर से कचरा डंपिंग भी किया जाता है, जहाँ शेड भी नहीं है। कचरे का निष्पादन न होने की समस्या स्थानीय लोग उठा चुके हैं, लेकिन अफसर लापरवाह बने हुए हैं। कचरे के निष्पादन के लिए बना सकतपुर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर भी बीते 2 माह से बंद है। IBC 24 ने जब इस पूरे मामले में सवाल किया तो अफसर मृत सूअरों को दफनाने और उनकी सैंपलिंग कराने की बात कह रहे हैं। सुअर बहुत पड़े हैं अभी तो सर, और ढोर भी करते हैं, उनसे ढोर वालों से भी मना किया, मानते नहीं है। यही हम बिल्कुल मक्खियों के ढेर लग रहे हैं। ये पशु चिकित्सालय वालों का काम है कि इसका वो पोस्टमार्टम करके देखें कि बीमारी के कारण या किस कारण से ये जो एक साथ इतने जानवर खत्म हो रहे हैं। सुअरों को दफनाने के लिए व्यवस्था की गई है और CMO को भी इसके बारे में बोला गया है। पोस्टमार्टम के लिए भी बोला है कि जैसे ही कोई डेड बॉडी मिलती है अभी, तो उसके हम पोस्टमार्टम करके सैंपल भोपाल लैब भेजेंगे। लगातार सुअरों की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनकी मौत किस वजह से हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि गुना का ये वह ग्राउंड है जहाँ पर इन सुअरों की जो शव हैं उनको यहाँ पर खुले में छोड़ दिया गया है, और लगातार यहाँ की जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो सुअरों के शव हैं जो खुले में पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से इनको खुले में छोड़ दिया गया है, खुलेआम पटक दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषित हवा है और कहीं ना कहीं ये दुर्गंध के कारण यहाँ पर रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका ने जहाँ पर टीचिंग ग्राउंड बनाया, वहाँ पर तमाम दावे किए जाते हैं कि आखिर कचरे का निष्पादन किया जा रहा है, लेकिन आप हालात देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर बद से बदतर हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी अब इसे संज्ञान में लेने की बात कह रहे हैं। नीरज योगी, IBC 24 गुना। हिंदू संगठन के केस की पैरवी करने वाले वकील अनिल नायडू को धमकी देने वाले 2 बदमाशों के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इन बदमाशों का पोस्टर भी जारी किया गया। अनिल नायडू विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अधिवक्ता हैं। वो हिंदू केसों की पैरवी कर रहे हैं
और पीएफआई के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार सोनू मंसूरी की जमानत अर्जी पर आपत्ति ली थी। एक हफ्ते पहले वो दफ्तर से जिला कोर्ट के लिए निकले थे, तभी रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर धमकी दी कि उनका हश्र भी उदयपुर के टेलर कन्हैया जैसा होगा। उदयपुर के टेलर कन्हैया को आप भूले तो होंगे नहीं, जिनका गला काटकर जिनकी हत्या कर दी गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाना पुलिस में की। लोगों से संपर्क करके गोपनीय सूचनाएं एकत्रित करके जानकारी एकत्रित की जा रही है। साथ ही जो आरोपी हैं, संदिग्ध हैं, उनका पोस्टर भी जारी किया गया है और उन पर 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा भी की गई है। उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ लेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विभाग में पटाखे फोड़ने के मामले में बीबीए फर्स्ट ईयर के 8 विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया गया। खास बात यह है कि इस मामले में जिन विद्यार्थियों ने पर्चा चिपकाकर विभाग प्रबंधन को पटाखे फोड़ने की धमकी दी थी, साथ ही पकड़कर दिखाने की चुनौती भी दी थी। बड़ी बात यह है कि पर्चे में बताए समय में विभाग में पटाखे भी फूटे, जिसके बाद प्रबंधन ने सीसीटीवी खंगाले तो एक छात्र पहचान हुई। इसी के आधार पर अन्य की गिरफ्तारी हुई। खास बात यह है कि इनमें से 2 छात्राएं भी शामिल हैं। पता चला कि बच्चों लोगों ने इस तरह के छोटे छोटे, लग रहा था शुरू में तो शरारत है, पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, फिर वो सुतली बम टाइप चीज़ें हैं। पर जब उन्होंने इंटेंशनली कहा कि आज 4 बजे बम फूटेगा और उसी समय हुआ, तो ये लगा कि कुछ ज़्यादा है। और उसके बाद फिर उन्होंने एक पोस्टर बहुत अजीब सा लगाया कि रोक सको तो रोक लेना। इधर बीजेपी युवा मोर्चा ने सरगुजा आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। 10 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच झड़प भी हुई। मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरगुजा में आरटीओ विभाग की उड़नदस्ता टीम जबरन अवैध वसूली कर रही है। मोर्चा ने आरटीओ अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभाग की कार्यप्रणाली दुरुस्त करने की बात कही है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को लगातार शिकायतें मिल रही थी। उड़नदस्ता इनका कहीं भी रोक करके, प्राइवेट लठैतों को तैनात करके कहीं भी वसूली अभियान इनका चालू हो जा रहा था और भ्रष्टाचार तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ गुंडागर्दी इनके द्वारा बहुत किया जा रहा था, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनको चेतावनी दिया है। नॉलेज नहीं होने के कारण या उनको जहां से भी जो जानकारी मिली है, जो शिकायत मिली है, वो सही जानकारी ना होने का कारण उनके द्वारा मतलब जो शिकायत दिए हैं वो सही नहीं है और उनके द्वारा गलत चीज़ों को लेके मांग किया जा रहा है। इसमें उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि ओवरलोडिंग पे संरक्षण है, तो लगातार जो उड़नदस्ता टीम के द्वारा ओवरलोडिंग पर कार्रवाई कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्म यात्रा के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के 28 विद्यार्थियों का दल इंदौर पहुंचा। एकात्मता यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के अलग अलग राज्यों में कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर एक संवाद स्थापित करना है। शहर में 4 दिनों की यात्रा में विद्यार्थियों ने कई शैक्षणिक संस्थान और पर्यटन स्थल भ्रमण किया। खास बात यह है कि देश के सबसे साफ शहर के साथ ही मालवा के व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। नॉर्थ ईस्ट में स्वच्छ शहर इंदौर की जमकर तारीफ की। छात्रों का कहना है कि इंदौर केवल नाम के लिए ही स्वच्छ शहर नहीं, बल्कि यहाँ सड़कों पर ये दिखता भी है। इंदौर में आया तो देखा पूरा ना ही बनारस जैसा है ना ही नॉर्थ ईस्ट जैसा है। यहाँ पे देखा तो रास्ता पूरा साफ। आज तक 3 दिन हो गया इंदौर में, एक भी पॉलिथीन, एक भी कचरा इंदौर में नहीं देखा। और हमको पता चल गया है कि इंडिया में सबसे क्लीनर सिटी क्यों बोलता है। और इंडिया में सबसे बीच में पूरा सेंट्रल में मध्य प्रदेश पड़ता है और इसमें हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सिर्फ हार्ट ऑफ इंडिया ये नहीं बोला जाता है कि इंदौर सिर्फ मिडिल में है इसलिए, लेकिन दिल वाले इंदौर वाला भी है। क्लीनेस इंडिया का बहुत क्लीनेस एरिया है बोल रहा है तो अच्छा लगता है। कल्चर तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का भी पूरा डिफरेंट है। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में हादसे के साए में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। शैक्षणिक कक्षाएं उधार के भवन में लगाई जा रही हैं। 15 सालों से भवन ही नसीब नहीं हुआ। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरगुजा के मणिपुर स्कूल की बिल्डिंग में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय को 15 सालों से खुद की बिल्डिंग नसीब नहीं हुई। उधार के भवन में शैक्षणिक कक्षाएं लगाई जा रही हैं। भवन इतने जर्जर है कि छात्रों को हमेशा हादसे का डर बना रहता है। साथ ही यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन भी जुगाड़ की बिल्डिंग में चल रहा है।
सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके कारण आज तक उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें छात्रों के साथ हानि होना और लोग जो वहाँ आते हैं उनके साथ भी हानि होने का हर टाइम संभावना बने रहता है। हालांकि यूनिवर्सिटी के कुलसचिव का कहना है कि नए भवन का काम चल रहा है, वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। वो बिल्डिंग जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय को हैंडओवर किया गया है। जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उस समय विश्वविद्यालय के पास कोई भवन नहीं था। बहरहाल संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की खुद की बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभिषेक सोनी, IPC 24 सरगुजा। हॉस्टल में छात्राएं रहती हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें, लेकिन अगर उनकी रातें डर के साए में गुजरे तो सोचिए वो कैसे पढ़ेंगी। जी हाँ, खंडवा के एक छात्रावास में छात्राएं किसी से डरी सहमी हैं, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या गर्ल्स हॉस्टल में कोई और है। कोई व्यक्ति आता है और उसको है ना, हमने देखा है उसकी परछाई देखी। कोई भी आके लड़कियों को डराता है रात में। बाहर कोई आता है, परछाई दिखती है। जी हाँ, सही सुना आपने। रात होते ही दिखती है खिड़की पर अजीब परछाई, चमकती आंखें। हॉस्टल में कोई है जो खिड़कियों के कांच ठोकता है, वहां से झांकता है और डराकर चला जाता है। डर के साए में जीने को मजबूर हैं छात्राएं। छात्रावास से आए हैं। पहली समस्या ये है कि हमारी हॉस्टल में एक आदमी आके डराता है। दरअसल ये मामला खंडवा के अनुसूचित जाति सीनियर बालिका छात्रावास का है, जहां रहने वाली छात्राओं का कहना है कि वो पिछले कुछ दिनों से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। छात्राओं की शिकायत है कि हॉस्टल के पिछले हिस्से में रात के वक्त उन्हें खिड़की पर परछाइयां नजर आती हैं। भयभीत लड़कियां ठीक से सो भी नहीं पाती हैं और उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। इसी समस्या को लेकर हॉस्टल की छात्राएं जनजातीय कार्य विभाग के दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि वहां लाइट की व्यवस्था और बढ़ाई जाए। चाहते हैं कि CCTV कैमरे लगे वहाँ पर, और ना बच्चे सोए हैं ना मैम सोते हैं, सब देखते हैं, कोई भी नहीं दिखता है, बस परछाई दिखती है। इस मामले में जनजातीय कार्य विभाग का कहना है कि हॉस्टल की बाउंड्री वॉल 5 फीट से ज्यादा ऊंची है, फिर भी बाउंड्री वॉल की ऊंचाई और बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। कोई असामाजिक तत्व हो सकता है, इसकी शिकायत भी हमने पुलिस से की है, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ में वो नहीं आया। पुलिस ने छात्रावास के आसपास गश्त भी बढ़ा दी है। बाउंड्री वाल की हाइट 5 फुट से कुछ ज़्यादा है। हम लोग अब उसको बाउंड्री वाल की हाइट बढ़ाने का काम कर रहे हैं और छात्राओं को भी एक काउंसलिंग की गई है कि डरने की जरूरत नहीं है। विभाग अब जरूर व्यवस्थाएं बढ़ाने की बात कह रहा है, लेकिन छात्राएं डरी हुई हैं। ऐसे में जरूरत है ठोस कदम उठाने की। IBC 24 ऐसे किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन हर खबर से दर्शकों को रूबरू करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। प्रतीक मिश्रा, IBC 24 खंडवा। एक छात्रा 4 टीचर, रोज 6 क्लास। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये हकीकत है और ये सब कुछ हो रहा है रायपुर के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में। देखिए एक रिपोर्ट। बड़ी शिद्दत से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही इस छात्रा का नाम नाजरीन शेख है। खास बात यह है कि पूरी क्लास में ये अकेली ही पढ़ाई करती है। वजह है रायपुर के बैरन बाजार स्थित गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एडमिशन होना। नाजरीन पहले सेमेस्टर की यहाँ अकेली स्टूडेंट है। ऐसे में सेमेस्टर के अंत तक कक्षाएं लगाना प्रबंधन की व्यवस्था हो गई है। एक छात्रा के लिए रोज 6 क्लास और पढ़ा रहे हैं 4 टीचर। हर हफ्ते 36 और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुल 576 कक्षाएं लगेंगी। स्टार्टिंग में बस मेरे को थोड़ा सा लगा कि कहाँ मतलब आ गए हैं, ऐसा अकेला मतलब लगता है ना कि स्टूडेंट है। मैं इतने कोविड स्कूल से आई हूँ, फिर अपने आप को मोटिवेट किया और मैंने एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने यहाँ आके फिर सब कुछ ईजिली हो गया। तकनीकी शिक्षा से जुड़े प्रदेश के 47 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सिर्फ रायपुर के गर्ल्स पॉलिटेक्निक में ही आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है। यहाँ 30 सीटें हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में आर्किटेक्चर के प्रति छात्राओं में रुझान कम दिखा है। लेकिन इस बार सिर्फ एक छात्रा का ही एडमिशन हुआ है। इसकी एक वजह आरक्षण विवाद भी माना जा रहा है। तो उसने प्रवेश लिया हुआ है, तो हमको पूरा कोर्स हम कराएंगे उसको, और उसके
और भी अकेले होने का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हुए उसको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। बता दें कि आर्किटेक्चर डिप्लोमा ही ऐसी ब्रांच है जिसमें 12वीं मैथ्स विषय के स्टूडेंट को ही प्रवेश मिलता है, लेकिन अब इस कोर्स में दाखिले का आधार बदल रहा है। अब 10वीं के आधार पर भी एडमिशन दिया जा रहा है, इसलिए उम्मीद है कि अगले सेमेस्टर में ज्यादा स्टूडेंट होंगे। सुप्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र स्थित पिपराही चौकी से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चौकी में पदस्थ ASI बृहस्पति पटेल खुलेआम ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो तकरीबन 4 महीने पुराना है। जब जाकर वायरल हुआ, ASI की अवैध वसूली का वीडियो वायरल होते ही SP ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट चौकी प्रभारी बृहस्पति पटेल को निलंबन का नोटिस भेज दिया है। चौकी पिपराही के प्रभारी का जो वीडियो संज्ञान में आया है उसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करके पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है और अभी प्राथमिक जांच DSP हेडक्वार्टर को सौंपी गई है और उसकी प्राथमिक जांच प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खरगोन के भीकन गांव स्थित बस स्टैंड के सामने दूसरी मंजिल पर स्थित एक निजी फिनकेयर फाइनेंस बैंक में लूट की कोशिश की गई। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच दिन दहाड़े 2 बदमाश बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश करते रहे। बैंक में पिस्टल लेकर दाखिल हुए एक बदमाश ने बुर्का और दूसरे बदमाश ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। बैंक कर्मियों की सजगता से लूट की कोशिश नाकाम रही। बैंक कर्मी मोहित यादव मौका देखते ही बैंक के पीछे के दरवाजे से दूसरी मंजिल से कूद गए और मदद के लिए गुहार लगाई। इसी बीच दोनों लुटेरों ने हड़कंप मच गया, दोनों भागने लगे। ब्रांच के अंदर मौजूद बैंक कर्मी ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, वहीं दूसरा लुटेरा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सुदीप से पूछताछ कर रही है। बुर्का पहने हुए था, दूसरे युवक पे वेपन्स बताए जाते हैं। उन्होंने बैंक के जो एम्प्लॉय थे उनको ओवरपावर करने की कोशिश की। इसी दौरान बैंक का एक कर्मचारी, एक आरोपी को बैंक के कर्मचारियों के द्वारा ही अपने कब्जे में कर लिया गया। जबलपुर में बीते 5 सालों से चल रही नर्मदा पथ बनाने की योजना फिर खटाई में पड़ गई। RTI से जानकारी मिली है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नर्मदा पथ के बदले दी जा रही जमीन से इनकार कर दिया है। दरअसल नैरो गेज ट्रेनें बंद होने के बाद इसके खाली रेलवे ट्रैक पर नगर निगम ने आदि शंकराचार्य चौराहे से लेकर नर्मदा के ग्वारी घाट तक नर्मदा पथ बनाने की योजना बनाई थी। निगम ने रेलवे को गधेरी गांव के पास 110 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया। साल 2017 से चल रहे पत्राचार के बाद अब रेलवे ने गधेरी की जमीन को अनुपयोगी बताकर लेने से इनकार कर दिया। हालांकि जबलपुर नगर निगम ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रस्ताव पर फिर से विचार करने के लिए पत्र लिखा है। एक नई बात ये सामने आई कि लॉन्ग टर्म लीज पर नगर निगम ये भूमि ले ले, ऐसा रेलवे ने प्रस्ताव दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला हल होते हुए नहीं दिख रहा है। हमारे मंच ने ये तय किया है कि हम जल्द से जल्द एक जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में अगले सप्ताह में हम दायर कर देंगे। वेस्टर्न रेलवे के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंदौर उज्जैन दोहरीकरण के काम में अब तेजी आने लगी है। रतलाम मंडल ने इंदौर देवास उज्जैन रेलखंड के बीच दोहरीकरण का काम शुरू कर दिया है, जिसके कारण 11 से 14 फरवरी तक 22 ट्रेनें नहीं चल सकेंगी, जबकि कई ट्रेनें बदले हुए फतेहाबाद रूट से चलेंगी। इसके साथ ही कई ट्रेनों को उज्जैन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। दरअसल इसी महीने रेलवे ने 185 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की थी। इस साल दिसंबर तक ये काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इन सब के बीच यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। यात्रियों को अब मजबूरी में बस का सफर करना होगा। मांडक ऋषि की तपोस्थली मुंगेली जिले का मतकू द्वीप प्राकृतिक सुंदरता के साथ धर्म और आध्यात्म का अनूठा संगम है। इन दिनों यहां मध्य भारत का सबसे बड़ा मसीही मेला लगा है। पेश एक रिपोर्ट करते हैं आपको। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंगेली जिले के मतकू द्वीप में। मतकू द्वीप जिसे धर्म और आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। मतकू द्वीप का अपना प्राचीन इतिहास भी रहा है। बताया जाता है 1909 में यहाँ फरवरी माह में मतकू द्वीप मेले की शुरुआत हुई, जिसके बाद से लगातार बीते 114 सालों से यहाँ मसीही मेले का आयोजन हो रहा है। मेले के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश भर से मसीही समाज के लोग एक साथ जुटते हैं।
एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले का आयोजन 2 भागों में किया जाता है, जिसमें पहला भाग रिट्रीट का होता है। इसमें मेले के सफलता के लिए प्रार्थना की जाती है, जिसके बाद दूसरे भाग में मेले की शुरुआत होती है। इसमें धर्म और आध्यात्म के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस दौरान प्रभात फेरी, गीत संगीत, काव्य पाठन, वाद विवाद, विचार गोष्ठी सहित कई कल्चरल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बाहर से आए स्पीकर समाज को आध्यात्मिक संदेश भी सुनाते हैं। यहाँ पर मांडुक ऋषि की तपस्थली है। मांडुक ऋषि की तपस्थली होने के नाते इस स्थान का नाम था मांडुक्य द्वीप, लेकिन अपभ्रंश होकर के अभी वर्तमान में इसको मत्कु द्वीप के नाम से जानते हैं। ये 1909 से, उसके पहले 1903 से शुरू हो चुका था, पर 1909 से पब्लिक के लिए खोला गया, लोगों के लिए खोला गया है और उस समय से आस्था का केंद्र है। यहाँ मसीही मेले में देश भर के करीब 80 से 90 अलग अलग चर्च शामिल होकर एक साथ प्रभु की आराधना करते हैं। बताया जाता है कि समाज के साधु सुंदर सिंह भी यहाँ आए थे, जिन्होंने एक पीपल पेड़ के नीचे प्रभु की आराधना की थी और समाज के सुख शांति की कामना की थी। साथ ही यहाँ कई शादी के जोड़े भी बनते हैं। यहाँ पे जो आने वाले रहते हैं वो अप डाउन नहीं करते हैं, वो यहाँ पे अस्थायी रूप से अपना तंबू लगा के रहते हैं। उनकी व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होती है। मेला अब 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, जो कि यहाँ पर लगातार लग रहा है। मटकू घाट एक बड़े खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही सुंदर द्वीप है। प्राचीन अष्टभुजी श्री गणेश जी का मंदिर का निर्माण किया गया है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण किया गया है, कृष्ण राधे का निर्माण किया, कृष्ण राधा मंदिर का निर्माण किया गया है। आज तो सुविधाएं बहुत हो गई, पर जब बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट कुछ भी नहीं हुआ। यानी प्रभु परमेश्वर की आस्था का केंद्र है, वो वैसे का वैसा ही है। और सच में हर मसीही जो यहाँ आता है वो ये फील करता है कि परमेश्वर की आत्मा यहाँ काम करती है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के चर्चेज होते हैं, कलीसिया सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं आराधना संचालित करने के, तो हम सब यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक झोपड़ी का पर्व जैसे हमारे बाइबल में बताया गया है उसको मनाते हैं। 7 दिन तक हम यहाँ रहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। धर्म को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। मत्कु द्वीप धर्म और आध्यात्म का संगम बना हुआ है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, मत्कु द्वीप, मुंगेली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।